चलिए आज हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो परमाणु और अणु के बारे में बताया जा चुका है। परमाणु की संरचना देखिए, परमाणु की संरचना जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये बात जाननी है कि परमाणुओं की जो बनावट है किस प्रकार की होती है। इसके तहत कई सारे मॉडल, थॉमसन ने मॉडल दिया, थॉमसन ने दिया, बोरबरी ने मॉडल दिया, कई सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। तो हम लोग जो है उन्हीं मॉडल्स को पढ़ेंगे कि किस मॉडल में किस बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उससे जानने से पहले, मॉडल्स जानने से पहले हम लोग जो है परमाणु की जो संरचना, जो टॉपिक है परमाणु की संरचना, इसमें ये जानना है कि जब परमाणुओं की परिभाषा दी गई थी तब तक परमाणु को अविभाज्य माना गया था, मतलब परमाणुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता है, ये बात बताई गई थी। लेकिन बाद में चल के ये पता लगा कि परमाणुओं का भी विभाजन हो सकता है। ये कैसे पता लगा? इसका संकेत जो है एक जो है स्थिर विद्युत जो होता है, और एक पदार्थों का जो विद्युत चालन होता है, पदार्थों की जो विद्युत चालन प्रक्रिया होती है। एक दो कंसेप्ट थे, एक स्थिर विद्युत और दूसरा विद्युत चालन, पदार्थों का विद्युत चालन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते, कुछ सुचालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं। ये दो कंडीशन थे। दो कंडीशन इस बात की ओर संकेत करने लगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु का भी विभाजन हो सकता है। परमाणुओं में भी कुछ जो बनावट में कुछ अंतर जरूर है, जिसकी वजह से कुछ पदार्थ में विद्युत का वहन होता है, कुछ में विद्युत का वहन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात जो है, ये बात कब पता चला? 19वीं शताब्दी के अंत में ये बात पता चल गई थी कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, परमाणुओं का विभाजन हो सकता है। ये बात पता चल गया, ये बात पता चला। और इनमें सबसे पहले ये पता चला कि कम से कम एक वो परमाणु कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक परमाणु की खोज तो जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, बाद में पता चला कि न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो इन सब की तो एक बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन होते हैं। इसको याद कैसे किया जाता है? किसका खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, इसका रदरफोर्ड और इसका चैडविक खोज किए थे। कैसे याद किया जाता है? ईट पर नाच से ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो इस थ्योरी द्वारा हम लोग याद रखेंगे कि ईट पर नाच से किसने किसका खोज किया था? ईट पर नाच से। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने कर दिया? थॉमसन ने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज करने से पहले ही एक वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने क्या पता लगा लिया था? गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में, समय कब था? 1886 ईस्वी में इस बात का पता लगाया था कि एक नया किरण की इन्होंने खोज किया था, केनाल यानी केनाल किरण का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने 1886 में। और बाद में इसी केनाल रे से प्रोटॉन की खोज हुआ। प्रोटॉन का खोज किसी से हुआ? केनाल रे से ही प्रोटॉन का खोज हुआ। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने नहीं किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? केनाल रे। अलग बात है कि केनाल रे से ही प्रोटॉन का खोज हुआ था, केनाल रे से ही प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो केनाल रे द्वारा
केनाल रे किसके कोल्ड स्टील ने किया, केनाल रे से ही प्रोटॉन का खोज हुआ। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, ये अभी लिखवाए हैं, रदरफोर्ड ने खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब जानना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो का खोज हो गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। अब जानना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन पे प्लस, प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है किसी परमाणु में उतना ही प्रोटॉन पर आवेश। आवेश मतलब जो होता है, दोनों का जो आवेश होता है वो आवेश बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है। एक पे प्लस होता है तो दूसरे पे माइनस होता है। बात समझ में आ गया। इसे आवेश का मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसमें मान लीजिए कि 5 कूलाम प्लस आवेश है, जहाँ पे -5 कूलाम आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। अब जो है आवेश तो बात हो गई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में 200 से गुना करेंगे तब प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसमें उसके 200 गुना के बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो ये द्रव्यमान और आवेश में संबंध पता लगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का क्या संबंध होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आवेश का क्या संबंध होता है, ये हम लोग पता किए। अब जो होता है, अब हम लोग को जानना है कि मॉडल के बारे में जानना है कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। इससे संबंधित कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, कौन कौन से। पहला जो वैज्ञानिक है थॉमसन, जिसको थॉमसन भी बोला जाता है, थॉमसन ने क्या किया, अपना परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने बताया, क्या बताया कि परमाणु को उन्होंने एक गोला की तरह माना। अपने मॉडल में उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होता है गोला की तरह होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे हुए होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऐसी मतलब एक सोच विकसित की, ऐसा कल्पना किया कि जो परमाणु होता है, परमाणु एक क्रिसमस केक की तरह होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जिस तरीके से मेवा लगा होता है, ये जो मेवा जिस तरीके से धसा होता है उसी के जैसा इलेक्ट्रॉन धसा होता है। या इसी में एक थ्योरी आती है जो तरबूजा की होती है। तरबूजा जिस तरीके से लाल वाला तरबूजा का जो भाग होता है वो परमाणु माना गया और उसमें जो बीज होता है उसको माना गया क्या, उसको इलेक्ट्रॉन माना गया। तो परमाणु में यानी जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, थॉमसन की परमाणु मॉडल की जो प्रमुख बातें हैं, इसको बात जानना है कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बात बताया। उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से परमाणु की जो होती है बनावट होती है। तो उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं धन आवेशित गोले की तरह होते हैं। परमाणु धन आवेशित गोला, धन आवेशित गोले की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसा होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसा रहता है। यह बताया थॉमसन ने। ठीक है। और थॉमसन द्वारा यह भी बताया गया कि ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश होता है वो दोनों परिमाण में बराबर होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होता है परिमाण में बराबर होता है। परिमाण में बराबर होता है, इसलिए परमाणु जो होता है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यही कारण है कि परमाणु जो होता है, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है।
परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये थॉम्सन का परमाणु मॉडल था। थॉम्सन ने दो बातें बताई, एक बताया कि परमाणु जो होते हैं धन आवेशित गोले की तरह होते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है धसा होता है, और दूसरी बात बताया कि इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो उन्होंने बताया कि जो धन आवेश और इलेक्ट्रॉन आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, यानी दोनों आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से परमाणु जो होता है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये थॉम्सन का परमाणु मॉडल था। फिर आगे चल के थॉम्सन की जगह पे रदरफोर्ड ने एक परमाणु, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, वो क्या किया कि अल्फा कोणों को सोने की पत्थर पे, एक पतली चादर पे अल्फा कोणों को क्या कराया, उनसे पास कराया, टकरवाया। तो उन्होंने तीन बातें देखी कि उन्होंने क्या देखा, तीन उन्होंने निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अधिकांश जो अल्फा कण थे उस सोने की पत्थर को पार करके निकल गए, अधिकांश मैक्सिमम निकल गए। कुछ जो ऐसे अल्फा कण थे, इनका जो दिशा होगा, दिशा में थोड़ा सा विचलन होगा, दिशा परिवर्तन हुआ, और बहुत कम ऐसे कण थे जो जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में फिर से लौट गए, मतलब डायरेक्ट परावर्तन 180 डिग्री पे मुड़ गए, उसी दिशा में मुड़ गए, बहुत ऐसे कम कण थे। तो इन्होंने रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड ने ये अपना परमाणु मॉडल देने से पहले तीन बातें, एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के बाद अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, किस तरीके से परमाणु बने होते हैं। तो प्रयोग आपको समझ में आया। प्रयोग किस पे हुआ था, अल्फा कणों के द्वारा अल्फा कणों को टकरवाया गया था सोना के, स्वर्ण जो होता है गोल्ड के पत्थर, गोल्ड की पतली चादर पे टकरवाया गया था। और उस टकरवाने में तीन बातें देखी गई थी कि अधिकांश जो अल्फा कण है उस सोने के पत्थर को पार करके निकल गए, कुछ ऐसे थे जिनका थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, दिशा परिवर्तन हुआ, विचलन हुआ दिशा में, और बहुत कम ऐसे थे जो क्या है, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में लौट के चले गए, यानी 180 डिग्री पे मुड़ के चले गए। तो इस आधार पे, इस तीन निष्कर्ष पर, तीन प्रेक्षण पर, इस प्रेक्षण के आधार पे उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो क्या कहता है, वो कहता है कि परमाणु का जो केंद्र होता है धनावेशित होता है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। और यहां से एक बात क्लियर करते चलिए, धनावेशित होता है, ये जो इनके पहले जो थॉम्सन थे उन्होंने क्या बताया कि परमाणु ही पूरा धनावेशित होता है, इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, उन्होंने उसे क्या कहा, केंद्र को नाभिक, जिसे नाभिक कहा जाता है, ठीक है। और एक परमाणु, उन्होंने इसी में एक बात बताया था कि एक परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित होता है, एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में उपस्थित होता है, नाभिक में होता है। संपूर्ण द्रव्यमान लगभग कहाँ होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। और दूसरा बात बताया इन्होंने, रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर, उसी जो बीच में जो परमाणु या परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है, उसी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात बताई गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, और तीसरी बात रदरफोर्ड ने बताया था कि जो नाभिक का आकार होता है परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है, आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा, परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये अपना
परमाणु मॉडल दिए रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ध्यान से देखा जाएगा, समझा जाएगा, क्योंकि कई सारे जो अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु के पूरे परमाणु को धनावेशित किस मॉडल में माना गया है। तो किसने माना है? टॉमसन ने माना है। परमाणु के केंद्र को धनावेशित किस मॉडल में माना गया है? तो वो किसमें माना है? किसने माना है? रदरफोर्ड ने माना है। ठीक है, परमाणु का संपीड़न द्रव्यमान उनके अनुसार नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आकार जो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये 3 बात बताई गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। फिर इस मॉडल से कुछ त्रुटियां निकल के आई। वो त्रुटियां क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएंगे नाभिक के चारों तरफ तो ऊर्जा का विकिरण करेंगे। जब ऊर्जा का विकिरण करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्यों नहीं नाभिक से टकरा जाते हैं। अगर नाभिक से टकराते तो नाभिक क्या होता? नाभिक एक जगह नहीं रहता, नाभिक की स्थिति बदलता। जब नाभिक की स्थिति बदलता तो परमाणु का भी स्थिति बदलता। परमाणु अस्थायी होते हैं। तो इस बात से, इस कंसेप्ट पे भी ये जो अवधारणा दी गई, ये जो मॉडल दिया गया, इस मॉडल पे भी उंगली उठने लगा। तो इसको स्पष्ट करते हुए बोर-बरी ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर का मॉडल। बोर ने क्या बताया? बोर का मॉडल, ये नील्स बोर द्वारा ये मॉडल दिया गया। इनमें, इस मॉडल में नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बात बताई गई कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं जिसे विविक्त कक्षा, विविक्त कक्षा कहा जाता है, जिसे जो है विविक्त कक्षा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने अपने मॉडल में, ये जो नील्स बोर थे, इन्होंने बताया कि जब परमाणु जो होते हैं, जब परमाणु चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु का अपनी कक्षा में, तो वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, विकिरण नहीं करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये ऊर्जा का, अपनी कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो उस वक्त ऊर्जा का विकिरण ये नहीं करते, ऊर्जा यहाँ से नहीं निकलती है। और इन कक्षाओं को क्या कहा उन्होंने? ऊर्जा स्तर कहा। इन कक्षाओं को उन्होंने क्या नाम रखा? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर नाम रख दिया नील्स बोर ने। और ये कक्षाएं उन्होंने बताई कि ये कक्षाएं कौन कौन सी होती है? के, एल, एम, एन, इस तरीके से, या 1, 2, 3, 4 भी नाम से उन्होंने स्पष्ट कराया कि इस तरीके से भी ये कक्षाएं दर्शाई जाती है। अब जो बात होती है कि जैसे में ये मान लीजिए कि ये नाभिक है और ये परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक, तो यहाँ से जो है ये सब कक्षा क्या हो गया? इसी कक्षा में, इन्हीं कक्षाओं में, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, इन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, इनको विविक्त कक्षा कहा जाता है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो होता है 1932 ईस्वी में जे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने एक दूसरे कण, जो अपरमाणु कण जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, इनका खोज किया 1932 में। 1932 में उन्होंने क्या बताया कि 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हो गया। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हुआ
और चैडविक ने खोज किया और उन्होंने ये बताया कि जो अनावेशित और द्रव्यमान जो जिन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, अनावेशित होते हैं। उनका जो परमाणु द्रव्यमान जो ये बताया गया कि ये जो होते हैं न्यूट्रॉन जो होते हैं अनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि किस पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है। और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने सारे सभी परमाणु, हाइड्रोजन में केवल न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है और जितने सारे तत्व होते हैं सभी तत्वों की परमाणुओं के नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये दिमाग में बात रखनी है कि हाइड्रोजन के नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। केवल हाइड्रोजन के नाभिक में क्या नहीं पाया जाएगा? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा हाइड्रोजन के नाभिक। और जितने सारे तत्व होते हैं सबके नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, इस चीज को याद करके रखिए, समझिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, इसके लिए बोर-बरी सिद्धांत आया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरण होता है, बंटवारा कैसे होता है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे संबंधित जो नियम दिया गया वो उसको बोर-बरी मॉडल कहा गया। बोर और बरी ने ये मॉडल प्रस्तुत किया जिसको बोर-बरी मॉडल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की वितरण से संबंधित नियम दिया गया था। इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है किस प्रकार से होता है, इससे संबंधित जो नियम दिया गया उसको बोर-बरी मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोर-बरी मॉडल, बोर-बरी मॉडल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि किसी कक्षा में जो उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² फार्मूला द्वारा स्थापित होते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो किससे दर्शाया जाता है? 2n² फार्मूला से दर्शाया जाता है। अगर मान लीजिए कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 गुना n² यानी 1 का स्क्वायर 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 3 का 9 दूनी 18। इस तरीके से हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम संख्या बढ़ते जाता है। और दूसरा नियम इससे संबंधित था, बोर-बरी नियम ने दूसरा नियम, बोर-बरी मॉडल में जो स्कीम था इसमें दूसरा नियम ये बताया गया कि सबसे बाहरी कोष में, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? 8 होगा। 8 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, 8 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात बताई गई थी कि किसी परमाणु के लिए दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसके पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। आगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जब तक कि पीछे वाला जो कक्षा है, पीछे वाला कक्षा की जो कैपेसिटी है भर नहीं जाएगी। पीछे वाला कक्षा की कैपेसिटी भर जाएगी तब आगे जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। और ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपयोगी होती है। ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपयोगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपयोगी होती है। और ये जो है बोर-बरी स्कीम है। बोर-बरी स्कीम क्या बताता है कि कोई जो कक्षा है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दर्शाई जाती है। इसमें बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 2n², दूसरी कक्षा तो n का वैल्यू 2 होगा तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, तीसरी कक्षा 3 का 9 दूनी 18, चौथी कक्षा 4 का 16 दूनी 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर बताया गया कि जब
तब तक आगे इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, जब तक कि पीछे वाला जो कक्षा है पूर्ण रूप से भर नहीं जाएगा। पीछे वाला कक्षा भर जाएगा तभी आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये बोरबरी जो मॉडल होता है उपयोगी होता है, इसका उपयोग होता है। हम लोग अब जो संयोजकता है, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता किसे कहा जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता के बारे में किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, यह क्या है? सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी का सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा जो होती है पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होता है, इसकी संयोजकता शून्य होती है। जिसकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन होगा? अगर 8 गो है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 8 गो है तो वो कैसे तत्व होंगे? रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व नहीं होंगे, ठीक है। और उसकी संयोजकता कितनी होगी? उसकी संयोजकता 0 होगी, उसकी संयोजकता 0 होगी। और जिनकी रासायनिक सक्रिय नहीं होते हैं, जिनकी संयोजकता 0 होती है, उसे अक्रिय गैस कहा जाता है, अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कहा जाता है। अक्रिय तत्व के अंतर्गत जो है 6 गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 गैसें हैं अक्रिय तत्व के अंतर्गत, ठीक है। और जो सक्रिय तत्व होते हैं, परमाणु की संयोजन शक्ति अपने समान अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनने की प्रवृत्ति होती है। जो सक्रिय तत्व होते हैं उनमें अणु बनने की प्रवृत्ति होती है, वो